अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसान ने 1959 पर चांद पर मुख्तलिफ किस्म के स्पेस मिशंस भेजने शुरू कर दिए थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लैंडर्स हैं, ऑर्बिटर्स हैं और वो मिशन है जो चांद के पास से होकर गुजरे। लैंडर्स में जो चांद पर उतरते हैं स्पेस मिशन, उनको लैंडर्स कहा जाता है। जैसा लूना 2 आप देख सकते हैं, इसी तरीके से लूना 3 आप देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया और रशिया ने और यूएसए ने बहुत से लैंडर्स, ऑर्बिटर्स और मिशन चांद पर भेजे। इनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर मिशन था वो अपोलो 11 था, जो कि 1969 पर भेजा गया और इस मिशन में इंसान ने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद भी मिशन चांद तक पहुंचते गए, चाहे वो लैंडर्स हों चाहे वो ऑर्बिटर्स हों। और इस मिशन में मौजूद थे 3 एस्ट्रोनॉट, जिनमें सबसे ज़्यादा शोहरत पाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो मैं आपको यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ और आपने ये बताना है कि इन तीनों एस्ट्रोनॉट में से नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन से हैं। ये आपकी एक असाइनमेंट है जिसे आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। तो हम चलते हैं चांद की तरफ। चांद हमारी ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो एक सैटेलाइट को लेकर ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाए जाएं तो 9.5 चक्कर सैटेलाइट लगाएगी, तो चांद तक और चांद से वापसी तक का रास्ता बनता है। यानी चांद हमसे इतना ज़्यादा दूर है और जब चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है तो हम चांद की एक साइड को देख सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं टाइडल लॉकिंग। आपने कभी भी चांद की दूसरी साइड नहीं देखी। मसलन ज़मीन ये है और चांद घूम रहा है, तो हम चांद की नियर साइड को, जो हमारी तरफ साइड है, उसी को हमेशा देखेंगे। और जो फार साइड है, जो दूसरी साइड है, उसको हम नहीं देख सकते। और उसकी वजह यह है कि चांद का रोटेशनल पीरियड उसके ऑर्बिटल पीरियड के बराबर है, जो कि वो अपने सियारे के गिर्द, इस केस में ज़मीन के गिर्द, लगाता है। टाइडल लॉकिंग, हर प्लैनेट, जिस जिस प्लैनेट का चांद उसके गिर्द घूम रहा है, वो टाइडली लॉक्ड होता है अपने प्लैनेट के साथ। और इस वजह से ग्रेविटी के ज़ेरे असर हम ज़मीन पर चांद की सिर्फ एक साइड देखते हैं। चांद की पहली मर्तबा जो दूसरी साइड की तस्वीरें हमने देखी वो हमें दिखाई लूना 3 स्पेस मिशन ने 1955 में। मैं आपको यहाँ पर लूना 3 दिखा रहा हूँ। ये स्पेस क्राफ्ट चांद के दूसरी तरफ गया और वहाँ पर इसने बहुत सी तस्वीरें खींची। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं चांद की फार साइड की, वो लूना 3 से नहीं खींची गई बल्कि वो आज की सैटेलाइट से खींची गई, इसलिए इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमें चांद हमेशा नियर साइड से नज़र आता है। हमने कभी भी उसकी फार साइड नहीं देखी और उसकी वजह मैंने आपको टाइडल लॉकिंग बताई है। अपोलो 11 1969 में ये स्पेस मिशन गया और इसके लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया उसका नाम था सैटर्न 5, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 8 दिन का राउंड ट्रिप, आने और जाने का सफ़र था, जो कि शुरू हुआ फ्लोरिडा से, जहाँ पर नासा का हेडक्वार्टर है। अमेरिका में फ्लोरिडा रियासत से ये मिशन शुरू हुआ और मैं आपको यहाँ पर सैटर्न 5 दिखा रहा हूँ। तो इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। हम सबसे पहले इस रॉकेट को पढ़ने जा रहे हैं। इसकी फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है और फिर हमारे पास कुछ इसकी एक्सेसरी स्टेजेस हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल हाइट इसकी 110 मीटर है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा और बड़ा रॉकेट है। इनफैक्ट इस वक्त जितने भी रॉकेट्स बनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा रॉकेट सैटर्न 5 है। तो पहली स्टेज की तरफ आ जाते हैं। इसमें इसके 5 इंजन लगे हैं जो कि F1 इंजन कहलाते हैं, 5 इंजन। और इस स्टेज में हमारे पास फ्यूल के तौर पे केरोसिन ऑयल यूज़ होता है और ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ होती है। इन दोनों को मिक्स किया जाता है, आग लगाई जाती है और इन इंजन से फ्लू गैसेस नीचे की तरफ जाती हैं और ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। उसके बाद हमारे पास इसका स्टेज 2 आता है। यहाँ पर आपके पास J2 5 इंजन लगे हुए हैं। आपको यहाँ पर 5 नोजल्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी आपको नोजल्स नज़र आ रही हैं। तो ये J2 इंजन्स लगे हुए हैं और ये इसकी सेकंड स्टेज है। यहाँ पर मैंने इसकी एक्सेलरेशन और आपको स्पीड भी दिखाई है, जो कि हर स्टेज अचीव करती है। फिर हमारे पास थर्ड स्टेज है और उसमें J2 एक इंजन लगा हुआ है। इसमें भी हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन है और लिक्विड ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन फ्यूल है और ऑक्सीजन कंबस्शन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पर आग लगानी है, कंबस्शन करनी है। इसके लिए हमारे पास फ्यूल और ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्च एस्केप सिस्टम आता है, जिसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर किसी भी वजह से लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट में किसी किस्म की ख़राबी का अंदेशा हो या हमें यह अंदेशा हो कि हमारा क्रू, जो कि इस वक्त कमांड मॉड्यूल में बैठा हुआ है, इस छोटे से मॉड्यूल में बैठा है,
उसको स्टार्टअप या लॉन्चिंग के दौरान कोई हादसा पेश आ सकता है, तो ये जो लॉन्च एस्केप सिस्टम है, ये लॉन्च होता है, यहाँ से ट्रिगर होता है और दूर जाके गिरता है। रॉकेट से ये दूर चला जाता है ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट सेफ रहें। इसका ये काम होता है। फिर हमारे पास कमांड मॉड्यूल होता है जो कि जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं और यही मॉड्यूल जमीन पर वापस पहुंचता है। इस पूरे रॉकेट में और कोई चीज वापस जमीन पर नहीं आएगी जहां से सिर्फ ये मॉड्यूल पहुंचेगा। फिर हमारे पास सर्विस मॉड्यूल होता है। ये एक ऐसा मॉड्यूल होता है जिसमें एक इंजन लगा होता है और इसको हम एक्सेस मॉड्यूल के साथ मिलाकर सर्विस कमांड सर्विस मॉड्यूल कहते हैं। और फिर हमारे पास लूनर मॉड्यूल होता है जो कि चांद पर उतरेगा। इसमें भी इंजन होता है और हमारे पास 2 पायलट इसमें भी बैठे होंगे जब वो चांद पर उतरेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इनकी मुख्तलिफ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और जब हम इसे फायर करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज का काम आता है। फर्स्ट स्टेज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई जो कि 68 किलोमीटर तक इसको ऊपर लेके जाती है ज़मीन की एटमॉस्फेयर में। यहाँ पर आपको 5 इंजन नजर आ रहे हैं और उसके बाद ये डिसलॉज हो जाती है, रॉकेट से अलग हो जाती है क्योंकि इसका फ्यूल सारा का सारा जल चुका होता है, कंबस्टन उसकी हो चुकी होती है। और उसी वक्त यहाँ पर आपको मैं इसके इंजन दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि 5 इंजन है और F1 इंजन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये इसकी बहुत बड़ी नोजल है जिसमें से फ्लू गैसेस नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी एक्सेसरीज है जिसमें हमारे पास पंप्स हैं, हमारे पास वाटर कूलिंग सिस्टम है जो कि मैं दूसरी वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ। और फिर जिस चीज़ को आग लगनी है, फ्यूल और ऑक्सीजन के टैंक भी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये हमारे पास पूरी फर्स्ट स्टेज यहाँ पर आपको दिखाई गई है। और इसी तरह 68 किलोमीटर पर जहाँ पर फर्स्ट स्टेज उतरती है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेज गायब कर दी है क्योंकि ये यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, रॉकेट से अलग हो चुकी है। इसी वक्त क्योंकि लॉन्चिंग हो चुकी है, लॉन्च एस्केप सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद ये भी 68 किलोमीटर पर उतर जाता है। तो ये जो आपको गुंबद नज़र आ रहा है ये भी 68 किलोमीटर के बाद उतर जाएगा और अब रॉकेट इतना रह जाएगा। सेकेंड स्टेज अब ट्रिगर होगी और आपको यहाँ पर कंबस्शन होती हुई नजर आएगी और सेकेंड स्टेज अब इसको और ज़्यादा ऊपर की तरफ लेके जाएगी। 166 किलोमीटर तक इसको सेकंड स्टेज लेके जाएगी, उसके इंजन्स लेके जाएंगे और उसके बाद इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और ये भी अलग हो जाएगी। अब बारी आ जाएगी थर्ड स्टेज की। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज है और जो एस्केप लॉन्च सिस्टम है ये तकरीबन 68 किलोमीटर इस वक्त हम मीजोस्फेयर में यहाँ पर ये उतर जाते हैं, अलग हो जाते हैं रॉकेट से। और उसके बाद थर्मोस्फेयर में जाकर हमारी सेकंड स्टेज भी अलग हो जाती है रॉकेट से। और अभी हम स्पेस में नहीं पहुंचे, आउटर स्पेस में नहीं पहुंचे। आउटर स्पेस में हमें लेके जाती है हमारी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज हमें आउटर स्पेस में लेके जाती है और फिर ये रॉकेट ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ज़मीन पर मौजूद साइंसदान और इंजीनियर इसके चेक्स करते हैं, हेल्थ चेक्स करते हैं कि क्या ये रॉकेट बिल्कुल सही कंडीशन में है। और जब इसके हेल्थ चेक्स हो जाते हैं तो उसके बाद इसको ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी इसको फोर्स के ज़रिए, ये जो थर्ड स्टेज है ये एक ऑर्बिट में डालती है जिसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। अब ये ज़मीन से चांद की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये तमाम केस आपको यही चीज़ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ज़मीन के गिर्द ये चक्कर लगाता है और फिर ये ट्रांसलूनर इंजेक्शन होती है। और जब ट्रांसलूनर इंजेक्शन हो जाती है तो उसके बाद इसकी थर्ड स्टेज भी अलग हो जाती है। ये तमाम का तमाम काम तकरीबन 3.5 घंटे में हो रहा होता है। आप यहाँ पर देखें ये थर्ड स्टेज है जिसके पास एक इंजन है। तो अब थर्ड स्टेज भी ख़त्म हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 ये मॉड्यूल रह जाएंगे। थर्ड स्टेज अब मैं इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास 3 मॉड्यूल्स रह जाएंगे जिसमें एक हमारे पास लूनर मॉड्यूल है जो कि चांद पर उतरेगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास कमांड मॉड्यूल है और सर्विस मॉड्यूल है। तो आप कमांड सर्विस मॉड्यूल देख सकते हैं, ये दोनों कंबाइन है इसलिए इसको कमांड सर्विस मॉड्यूल कहा जाता है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, क्योंकि ये कमांड मॉड्यूल है ऊपर वाला, नीचे वाला सर्विस मॉड्यूल है, इनको दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो ये कमांड सर्विस मॉड्यूल हमें यहाँ पर नजर आएगा। जैसे ही थर्ड स्टेज डिसलॉज होती है उसके बाद कमांड सर्विस मॉड्यूल बाहर निकलता है और 180 डिग्री ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। इसका इंजन दूसरी तरफ आ जाता है, पहला इसका इंजन इस तरफ होता है तो इसका इंजन इस तरफ आ जाता है और इसका डॉकिंग मैकेनिज्म इस तरफ आ जाता है। डॉकिंग मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म होता है जो जाके लूनर मॉड्यूल के साथ इंटरलॉक बनाएगा, लॉक हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और फिर लूनर मॉड्यूल को भी ये आपके पास थर्ड स्टेज है, अभी ये अलग नहीं हुई, खुली है, तो ये इससे बाहर निकाल लेगा। तो थर्ड स्टेज फिर हमारी डिसलॉज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, स्पेस में रह जाएगी और हमारे पास लूनर मॉड्यूल और हमारे पास
कमांड सर्विस मॉड्यूल इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ, और ये सारा का सारा एक्शन लॉन्च के बाद 3.3 घंटे में, 3.5 घंटे में हो चुका होता है। ये पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका होता है, और अगले 3 दिनों के लिए लूनर मॉड्यूल कमांड सर्विस मॉड्यूल के साथ मिलेगा, और ये इकट्ठे ट्रेवल करेंगे चांद की तरफ, और उसके लिए हम यूज करेंगे इंजन जो कि हमारे कमांड सर्विस मॉड्यूल में है। तो 3 दिनों के बाद ये चांद के करीब पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास लूनर मॉड्यूल चांद के गिर्द चक्कर लगाते लगाते ये अलग हो जाएंगे। चांद के गिर्द लूनर मॉड्यूल चक्कर लगाते लगाते चांद की ग्रेविटी के अंडर ये चांद पर लैंड कर जाएगा, और इसका अपना भी एक इंजन है। जबकि ये कमांड सर्विस मॉड्यूल चांद की गिर्द ऑर्बिटर के तौर पर चक्कर लगाता रहेगा। ये चांद पर नहीं उतरेगा, ऑर्बिटर की तरह चांद पर चक्कर लगाता रहेगा। इसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट होता है, जबकि लूनर मॉड्यूल के अंदर 2 एस्ट्रोनॉट मौजूद थे, जबकि 1969 में अपोलो ने लैंडिंग की। तो मैं आपको यहाँ पर लूनर मॉड्यूल दिखा रहा हूँ। ये चांद की तरफ आ रहा है, इसके पास एक इंजन है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चांद पर लैंड कर जाएगा। अगर आप इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो यहाँ पर आपको रेडार नजर आ रहा है, यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी एंटीनाज नजर आ रहे हैं, आपको एस बैंड एंटीनाज नजर आ रहे हैं, आपको थ्रस्टर्स नजर आ रहे हैं जो कि इसके एंगल को कंट्रोल करते हैं और इसको थ्रस्ट देते हैं। और हमारे पास लैंडिंग पैड्स हैं जो कि ज़मीन पर, चांद की ज़मीन पर आएंगे। हमारे पास लैडर्स हैं, और यहाँ पर आप देखें तो ये इसका इंजन है। ये पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया है, इसके पार्ट्स दिखाए हैं, और इसका नाम था ईगल। तो इस लूनर मॉड्यूल का नाम था ईगल, और ईगल जैसे ज़मीन चांद की ज़मीन से टकराया तो शुरू में साइंसदानों का ये ख्याल था कि इसके अंदर धंस जाएगा, और उसकी वजह थी कि वहाँ पर बहुत से ऐसे एस्टेरॉइड्स आके लगते थे कि बहुत बड़े बड़े खड्डे बने हुए थे जिनको क्रेटर्स कहते हैं। तो उनका ये ख्याल था कि ये जो लॉन्चिंग पैड है ये इसके अंदर धंस जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर धंसा नहीं। ज़मीन पर, चांद की ज़मीन पर ये बिल्कुल खड़ा रहा। एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकले और उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंटेशन को भी बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसमें सिज्मोमीटर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसकी साइड पर आपको सोलर पैनल्स भी नजर आ रहे हैं। सिज्मोमीटर को चांद की ज़मीन पर रखा गया, और फिर उससे बहुत सा डाटा इकट्ठा किया गया, और उस डाटा से हमें पता चला कि चांद पर कैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, मून क्वेक्स कैसे होते हैं। चांद की हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया, जो मेटेओराइट्स उस पर आकर लगते थे उनके बारे में डाटा लिया गया, और फिर चांद के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी डाटा लिया गया। तो ये सारा का सारा डाटा हमने इस सिज्मोमीटर से लिया, और उसके बाद वो ज़मीन पर वापस आ गया, और अब वो एक अजायब घर में है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ जो हम चांद पर छोड़ आए वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एक रिफ्लेक्टर है, मिरर्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं, और किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं जी? लेज़र को रिफ्लेक्ट करते हैं। पैसिव रिफ्लेक्टर्स हैं, बिजली की ज़रूरत नहीं है, पावर की ज़रूरत नहीं है, और जब हम इन पर लेज़र डालते हैं ज़मीन से तो ये उसको ज़मीन पर ही रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। और उसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि जब आप ज़मीन से टेलीस्कोप के ज़रिए इन पर लेज़र डालते हैं ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, और जितना डिले होता है इनके आने और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जो लेज़र हमारे पास आती है उसके बीच में, वहाँ से हम चांद का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं। ईगल मैंने इसलिए दिखाया कि लूनर जो मॉड्यूल था उसका नाम ईगल था, और आपको इस तस्वीर से वो याद रहे। तो आज भी ये रिफ्लेक्टर चांद की सरफेस पे मौजूद है, और आज भी लैब्स, बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज इनका इस्तेमाल कर रही हैं अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। तो जो लोग साइंस पढ़ते हैं और साइंस को जानते हैं उनको मालूम है कि ये वो चीज़ है जो इंसानों ने चांद पर छोड़ी हुई है, और फिर हमारा लूनर मॉड्यूल आहिस्ता आहिस्ता जब अपना काम पूरा कर लेता है तो वो दोबारा चांद की सरफेस से इंजन की वजह से ऊपर उठता है, और उसके बाद वो जाके डॉक करता है दोबारा कमांड सर्विस मॉड्यूल में। दोनों एस्ट्रोनॉट इससे निकलकर कमांड सर्विस मॉड्यूल में आ जाते हैं। अब तमाम एस्ट्रोनॉट्स कमांड सर्विस मॉड्यूल में आ चुके हैं, तो इसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि लूनर मॉड्यूल से हमने अपना काम ले लिया है। उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंटेशन मूव करनी थी वो भी हमने कर ली। तो फिर ये अलग होते हैं और लूनर मॉड्यूल को चांद के पास ही छोड़ दिया जाता है, जबकि कमांड सर्विस मॉड्यूल वापस ज़मीन की तरफ आता है। ये पूरा सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ज़मीन से उड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास थर्ड स्टेज फ़र्क हुई, फिर आपके पास लूनर मॉड्यूल और कमांड सर्विस मॉड्यूल इकट्ठे गए, यहाँ पर वो अलग हुए। लूनर मॉड्यूल चांद पर उतरा, अपना काम किया, उसके बाद लूनर मॉड्यूल दोबारा वहाँ से टेक ऑफ किया, और फिर वो कमांड सर्विस मॉड्यूल के साथ उसने डॉक किया, जुड़ा। वहाँ से एस्ट्रोनॉट को हमने आपस में एक कमांड सर्विस मॉड्यूल में किया, और उसके बाद लूनर मॉड्यूल दोबारा ये देखें अलग हो गया, और कमांड सर्विस मॉड्यूल ज़मीन की तरफ वापस रवां दवा हो गया। ज़मीन के पास पहुँच के कमांड सर्विस मॉड्यूल के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, और उस वक्त ये आप देख सकते हैं इसके बाद इंजन है, तो इंजन की अब हमें ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि हम ज़मीन पर पहुंच गए, तो इंजन वाला हिस्सा हम ड्रॉप कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमांड सर्विस मॉड्यूल के 2 हिस्से हैं। लूनर मॉड्यूल तो चांद पर रह गया,
तो कमांड मॉड्यूल में हमारे पास तमाम एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं, जबकि सर्विस मॉड्यूल में इंजन है। तो ज़मीन के मदार में हमें इंजन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम निकाल देते हैं और पीछे हमारे पास कमांड सर्विस मॉड्यूल में सिर्फ कमांड मॉड्यूल रह जाता है जिसका नाम है कोलंबिया। तो मैं यहाँ पर आपको कोलंबिया दिखा रहा हूँ जो कि ज़मीन के मदार पर दाखिल हो चुका है। इसके नीचे एक हीट शील्ड होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट आती है नीचे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंसुलेशन लगाई जाती है जिसे हम हीट शील्ड कहते हैं। और आज भी हमारे अजायब घर में, म्यूज़ियम में कमांड मॉड्यूल कोलंबिया मौजूद है जो कि चांद पर जा चुका है। तो जब ये ज़मीन पर आता है, इसके साथ पैराशूट्स खुलते हैं जो कि इसकी फोर्स में कमी करते हैं, और उसके बाद हम फिर एस्ट्रोनॉट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स का बंदोबस्त करते हैं। कोलंबिया को भी उठाया उन्होंने, एस्ट्रोनॉट्स को भी लिया और वो यूएसए की तरफ गामजन हो गए। तो मेरा सवाल आपसे फिर यही है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स में से नील आर्मस्ट्रांग कौन से हैं, लेफ्ट वाले, बीच वाले या राइट साइड पर हैं? जब ये यूएसए में पहुंचे तो इनका ऐसा शानदार इस्तकबाल किया गया जैसे ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, हालांकि ये सिर्फ चांद से होके आए थे। तो अब मेरा सवाल ये है कि चांद पर आज भी पैसिव रिफ्लेक्टर मौजूद है जो कि लेजर को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि चांद पर हम नहीं गए, उनके लिए सवाल है कि फिर वो लेजर रिफ्लेक्टर कहाँ से आया? तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को आगे तक पहुंचाते रहिए।